गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 1 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये नया मंथ हम शुरू कर रहे हैं नई एनर्जी के साथ और आई होप कि ये पूरा मंथ आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो और आप इसमें ढेर सारे मॉक टेस्ट करें, ढेर सारी पढ़ाई करें और अगर आपका कोई एग्जाम है इस मंथ में तो वो ज़रूर क्रैक हो। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आपके साथ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। अच्छा, एक चीज़ और, आज भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं और आज हम पुराने करंट अफेयर्स को रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो रिवीजन वाला सेशन है हमारा वो अब हम मंडे से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा काम कर रही है मेरी टीम इस रिवीजन स्लाइड पे, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उसको मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक जो भी करंट अफेयर्स बीच में रह गए थे उनको हम कवर कर लेते हैं और कुछ पुराने करंट अफेयर्स को यहाँ पे कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान 5.1 स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर चुकी है, आपको ये बताना है। तो इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने और इस स्कीम में स्पेशली फोकस किया जाएगा हेलीकॉप्टर रूट्स के ऊपर, ठीक है। किस तरह से जो रिमोट एरियाज हैं कंट्री के अंदर उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी को इन्हांस किया जाएगा, साथ ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी अचीव की जाएगी थ्रू द हेलीकॉप्टर्स। फाइन, तो याद रखिएगा उड़ान 5.1 स्कीम रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से और उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है, उड़े देश का आम नागरिक। अच्छा, यहाँ पे कुछ और अगर इंपॉर्टेंट स्कीम्स की बात करें तो हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कौन से स्टेट की है, तो ये एक स्कीम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की और इसका एम क्या था, जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं स्टेट में उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक और फ्लैगशिप स्कीम है जो आजकल न्यूज़ में है, इसका नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है। क्या होता है इसमें, जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं किसी भी रिलीजन के स्टेट के अंदर वो अपने पसंद की रिलीजियस साइट्स को विजिट कर सकते हैं ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब उसके लिए जो एक्सपेंस रहेगा वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। फिर इसके अलावा हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा है अबाउट शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, ठीक है। और इसका एम क्या है, मैरीटाइम सेक्टर को प्रमोट करना जिसमें कि सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी वेसल्स के लिए जो यूज़ होते हैं ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, ताकि इनको कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके उनके साथ जो दूसरी कंट्रीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम को लॉन्च किया गया था। विच सुपर कंप्यूटर वॉज रैंक्ड एट 75th पोजिशन एट टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। तो टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट हाल ही में जारी हुई है। आपको बताना है कि इंडिया की तरफ से 75th पोजीशन पे कौन सा सुपर कंप्यूटर था इसमें से। तो इसका नाम है एरावत। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है जो कि कहाँ पे प्लेस्ड है, सीडैक में। सीडैक कहाँ है, पुणे में, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है सीडैक का, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो एरावत की बात करेंगे अगर, तो ये इंडिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसकी स्पीड है लगभग 13,170 टेराफ्लॉप्स, ठीक है। और इस सुपर कंप्यूटर को 75th पोजीशन पे रखा गया है इन द 61st एडिशन ऑफ टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। और याद रखिएगा इसी साल एरावत को इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा, इसका नाम है एरावत। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कुछ और रैंक्स और इंडिसेस की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। याद रखिएगा इसमें इंडिया की रैंक है 132 अमंग 191 कंट्रीज और ये हम लेटेस्ट HDI की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें टॉप 3 कंट्रीज थी, फर्स्ट पे था स्विट्जरलैंड और सेकंड पे था नॉर्वे और थर्ड पे है आइसलैंड, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की और इसमें इंडिया की रैंक थी 108। फाइन, फिर याद रखिएगा कि जो भी ब्लूमबर्ग बिलियनायर्स की रिपोर्ट होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और ब्लूमबर्ग बिलियनायर इंडेक्स के मुताबिक रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हैं एलॉन मस्क, सेकंड पोजीशन पे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड जो कि फ्रांस कंट्री से बिलोंग करते हैं और थर्ड पे हैं जेफ बेजोस, ठीक है। तो ये टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन हैं पूरी दुनिया के एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनायर इंडेक्स। नेक्स्ट है जॉर्जी गॉस्पडिनोव हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज फ्रॉम विच कंट्री।
इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। अच्छा, कल मैं कमेंट्स देख रही थी तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लाइक इंटरनेशनल बुकर प्राइज वो तो आपने लिया ही नहीं है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि एक ही दिन में सारी न्यूज़ कवर करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट होती है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि जो लोग भी जीके टुडे के रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनकी कोई भी न्यूज़ हम कभी मिस नहीं होने देंगे, राइट। और जो लोग यहाँ पे रेगुलर हमारे साथ जुड़े हैं वो ये चीज़ नोटिस भी कर चुके होंगे कि कोई भी न्यूज़ अगर आती है तो उसको हम लोग मे बी अगले दिन कवर करें, या हो सकता है उसके भी सेकेंड डे कवर करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस पूरे सेशन में कवर हो जाएगी। तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट देना या न्यूज़ ढूंढना ये हमारा काम है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, और आपका काम है सिर्फ जीके टुडे के ऊपर ट्रस्ट करना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है हमारी न्यूज़ पे या हमारे कंटेंट पे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आई डोंट नो। बाकी रेस्ट अपॉन यू। एनीवेज, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो किस वजह से जॉर्जी गॉस्पेडिनोव इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये फर्स्ट बल्गेरियन हैं जिन्होंने अचीव किया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है टाइम शेल्टर, ओके। और ये वन ऑफ द लीडिंग वॉइसेस हैं कंटेम्प्रेरी यूरोपियन लिटरेचर के। इन्होंने टाइम शेल्टर बुक को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में एक और लोगों के साथ मिलके जिनका नाम है एंजेला रॉडल। तो उसी के बाद इन दोनों लोगों ने शेयर किया है 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो 3 बातें आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। सबसे पहले इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया, तो यहाँ पे नाम जरूर याद रखिएगा, जॉर्जी गॉस्पेडिनोव को। और ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह का 5 स्टार क्वेश्चन है, आई मस्ट से। फिर सेकंड चीज़ ये याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो बल्गेरिया को। थर्ड आपसे ये याद रखिएगा कि इनको किस बुक के लिए मिला है, तो इसका नाम है टाइम शेल्टर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले फ्रांस ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जारी किया था, और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है फ्रांस का वो किसको दिया गया है, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स को, ठीक है। कौन है, मिस्टर एन चंद्रशेखरन, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको कन्फर किया गया, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स एन चंद्रशेखरन को। इसके अलावा जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट हाल ही में कन्फर किया गया है फॉर्मर चांसलर एंजेला मार्केल को, ठीक है। फिर पंडित रामकिशन हैं, ये हाल ही में डिक्लेयर हुए हैं एज मैन ऑफ द सेंचुरी एट द एज ऑफ 97 ईयर्स, ठीक है। और ये एक सोशलिस्ट हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इस साल मैन ऑफ द सेंचुरी कौन घोषित हुआ है, तो ये है पंडित रामकिशन। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बैन्ड डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑन शॉर्ट रूट्स दैट कैन बी कवर्ड बाय ट्रेन। कौन सी कंट्री है जिसने अपने यहाँ पे ऐसे रूट्स पे डोमेस्टिक फ्लाइट को बैन कर दिया है जो कि ट्रेन से कवर की जा सकती है। तो ये इनिशिएटिव है फ्रांस गवर्नमेंट का, और इन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उनको बैन किया जाएगा शॉर्ट रूट्स पे, ऐसे रूट्स पे जहाँ पे ट्रेन उस रूट को कवर कर सकती है और जिसका टाइम 2.5 आवर से कम होगा, ठीक है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके हेल्प से जो एविएशन सेक्टर में एमिशंस होते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। और ऑल्दो ये जो प्रोविज़न है कि 2021 के क्लाइमेट लॉ में फ्रांस गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया हुआ था, लेकिन जो बैन है वो अब फाइनली मैंडेट कर दिया गया है, उसको मैंडेटरी बना दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रांस कंट्री में ये डिसाइड हुआ है कि जो भी अब शॉर्ट रूट्स हैं उन पर डोमेस्टिक फ्लाइट की जगह पे ट्रेन रन करेगी। इसके अलावा गो फर्स्ट जो एयरलाइन है ये कुछ दिनों पहले कोलैप्स हो गई थी, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि इसका जो टोटल डेट था टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो बहुत ज़्यादा हो गया था। कितना, लगभग $65.21 बिलियन, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में एक एयरपोर्ट है जो मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट साबित हुआ, किसकी रिपोर्ट के मुताबिक, तो ये रिपोर्ट जारी की थी सीरियम ने, और इसके मुताबिक जो हैदराबाद एयरपोर्ट है वो साबित हुआ है मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट, फाइन। नेक्स्ट है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड आर द सब्सिडरीज ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ये किसकी सब्सिडरीज है आपको ये बताना है। चलिए पहले बात करते हैं किस वजह से आजकल न्यूज़ में है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो मर्ज कर देंगे मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड के साथ, ठीक है। और ये दोनों एक लिस्टेड सब्सिडरीज हैं ONGC की। फुल फॉर्म क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन।
तो ये एक तरह की इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये दोनों ही सब्सिडरीज हैं ONGC की। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंपनी है जिसका स्टेटस हाल ही में अपग्रेड किया गया है फ्रॉम मिनी रत्न टू नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो ये है रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि नवरत्न कंपनीज कौन सी होती हैं। ये वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जिनको की फाइनेंशियल अथॉरिटी दी हुई होती है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं 1000 करोड़ रुपीस तक विदाउट द इंडियन गवर्नमेंट्स अप्रूवल। ठीक है, मतलब इतना अमाउंट उन्हें खर्च करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। और यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड का स्टेटस अपग्रेड किया है फ्रॉम कैटेगरी 1 मिनी रत्ना टू नाउ नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है रेल विकास निगम लिमिटेड। डांसिंग गर्ल स्कल्पचर इज अ फेमस आर्ट पीस फाउंड इन विच प्लेस, ये कहाँ पे हमें मिला था? तो डांसिंग गर्ल हमें मिली है मोहनजोदड़ो से और ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट आर्ट पीस है। ठीक है, इसको डिस्कवर किया गया था 1926 में बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैके और इंटरनेशनल म्यूजियम डे के अकेजन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का मैस्कट, जो कि यही डांसिंग गर्ल थी मोहनजोदड़ो की, लेकिन इसका कंटेम्पराइज्ड वर्जन था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फेमस आर्ट पीस है जो हमें मिला था मोहनजोदड़ो से। इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम ऑब्जर्व करते हैं 18 मई को और इस साल के लिए हमने थीम रखी है म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। ठीक है, वेयर इज द ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको ये बताना है। तो इसका हेडक्वार्टर लाई करता है स्विट्जरलैंड में और क्या काम होता है इसका? तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिव्यूइंग एंड एक्रेडिटिंग नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस हर 5 साल पे बेस्ड ऑन द कंप्लायंस विद द पेरिस प्रिंसिपल्स। ठीक है, आजकल किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि दूसरी बार लगातार इस अलायंस ने डेफर किया है री एक्रेडिटेशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अगले 1 साल के लिए। ठीक है, मतलब 1 साल के लिए इन्होंने फिर से हमारे NHRC का री एक्रेडिटेशन पोस्टपोन कर दिया है। तो इसी वजह से ये अलायंस न्यूज़ में है, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड में। कुछ और अगर फेमस इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो याद रखिएगा यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर लाई करता है वॉशिंगटन DC में। फिर WHO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा विपो, फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सबके हेडक्वार्टर्स लाई करते हैं जेनेवा में। राइट, फिर इसके अलावा अगर कुछ और बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। राइट, और पेरिस में ही हमारे OECD का भी हेडक्वार्टर है। फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर्स है वियना ऑस्ट्रिया में, जहाँ पे OPEC का भी हेडक्वार्टर मौजूद है। साथ ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं जो आपको याद में रखने हैं। नेक्स्ट है विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया, कौन सी सिटी है जिसने होस्ट किया पहले अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल को इंडिया के अंदर? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है इसने ऑर्गेनाइज किया पहले अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल को थ्रू द सिटीज प्रोग्राम अंडर द U20 इंगेजमेंट इवेंट। ठीक है, और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया विद सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी एंड द यूरोपियन यूनियन। फाइन, तो याद रखिएगा पहले अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल के लिए होस्ट सिटी है नई दिल्ली। कुछ और समिट्स की अगर यहाँ पे बात करें तो याद रखिएगा COP28 समिट के लिए होस्ट है दुबई। इसके अलावा जो मशीन स्कैन सी समिट है, इस समिट को होस्ट किया था UAE ने। फिर जो पहली चाइना सेंट्रल एशिया समिट थी, इसके लिए होस्ट था चाइना कंट्री। फिर है लॉजिज्म 2-3, ये नेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेमिनार था जिसके लिए होस्ट था नई दिल्ली। फाइन, उत्तराखंड फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम देहरादून टू विच सिटी, उत्तराखंड की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये देहरादून से किस सिटी की तरफ चल रही है आपको ये बताना है।
सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि उत्तराखंड में अब पहली वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हो चुकी है और ये ट्रेवल करेगी फ्रॉम देहरादून टू न्यू दिल्ली। और इस ट्रेन को इंडिजिनस तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसमें एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स इक्विप किए गए हैं, जिसमें कि हमारी कवच टेक्नोलॉजी भी आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल करेगी देहरादून से न्यू दिल्ली तक। उत्तराखंड में एक टेम्पल भी है जो आजकल न्यूज़ में है, इसका नाम है तुंगनाथ टेम्पल। ठीक है, किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इसको डेजिग्नेट किया गया है एज द नेशनल मॉन्यूमेंट। फाइन, तो स्टैटिक जीके के फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं तुंगनाथ टेम्पल कौन से स्टेट में है? याद रखिएगा उत्तराखंड में। विच टाइफून क्रॉस्ड द यूएस टेरिटरी ऑफ गुआम रिसेंटली? कौन से टाइफून है जिसने यूएस टेरिटरी ऑफ गुआम को हाल ही में क्रॉस कर लिया है? इसका नाम है टाइफून मावर और इसकी वजह से हैवी रेन और हाई स्पीड विंड्स देखी गई यहाँ पे। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून था जिसने कि यूएस पैसिफिक टेरिटरी को हिट किया है पिछले 2 डिकेड्स में। इसकी वजह से जो फिलीपींस कंट्री है उसको भी वार्निंग दे दी गई है पॉसिबल फ्लडिंग या फिर लैंडस्लाइड की ड्यू टू द स्टॉर्म। ठीक है, तो याद रखिएगा टाइफून मावर ने हिट किया है यूएस को। इसके अलावा साइक्लोन मोचा पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, इसने हिट किया है म्यांमार कंट्री को और म्यांमार कंट्री को हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिनों पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन कावेरी भी लॉन्च किया था जिसका पर्पस क्या था? जो भी लोग सूडान में फंसे हुए हैं, जो इंडियन लोग सूडान में हैं, उनको वहाँ से निकालने का पर्पस था। ठीक है, और इस दौरान बहुत सारे लोगों को निकाला गया जो कि हक्की पिक्की ट्राइब को बिलोंग करते थे और इसी वजह से ट्राइब काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गई थी। हक्की पिक्की ट्राइब एक ट्राइब है जो कि ज़्यादातर रहती है कर्नाटका स्टेट में। फाइन, तो ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेट करके इसी तरह याद रखिएगा। इंडिया साइंड अ माइग्रेशन पैक्ट विद विच कंट्री रिसेंटली? इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक माइग्रेशन पैक्ट हाल ही में साइन किया है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ये माइग्रेशन पैक्ट साइन किया है जिसमें कि जो स्टूडेंट्स एकेडमिक्स या प्रोफेशनल्स हैं उनके मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जाएगा। और इस एग्रीमेंट को अनाउंस किया गया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा इंडिया का प्लान है एक नया कंसुलेट सेटअप करने का ब्रिस्बेन शहर में ऑस्ट्रेलिया के, और इसके अलावा हमारे कुछ कंसुलेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं पर्थ, मेलबर्न और सिडनी में। ठीक है, तो याद रखिएगा हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक माइग्रेशन पैक्ट हाल ही में साइन किया है ताकि जो भी स्टूडेंट्स एकेडमिशियंस और प्रोफेशनल हैं उनके मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके। अच्छा, आप क्या बता सकते हैं कि सिडनी किस तरह से क्वाड से रिलेटेड है अगर हम 2023 की बात करें तो सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में मेंशन करेंगे जिनको जिनको याद है। कार्लोस अल्कराज हु रिप्लेस्ड नोवाक जोकोविच एट द नंबर 1 स्पॉट इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? तो याद रखिएगा कार्लोस अल्कराज नंबर 1 स्पॉट पे आ चुके हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है नोवाक जोकोविच को। ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं आपको ये बताना है। तो कार्लोस अल्कराज स्पेन से बिलोंग करते हैं और एटीपी रैंकिंग्स में अब ये नंबर 1 पे आ चुके हैं। साथ ही 2nd पोजीशन पे इसमें आते हैं डेनियल मेडवेडेव। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्लोस अल्कराज स्पेन से बिलोंग करते हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया कंट्री से हैं और डेनियल मेडवेडेव रशियन प्लेयर हैं। फाइन, इसके अलावा कुछ दिनों पहले मियामी ग्रैंड प्रिक्स हुई थी और इसके विनर थे मैक्स वर्स्टैपेन। फिर अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स में न्यूज़ में थी और इसके विनर है सर्जियो पेरेस। और इसके अलावा अगर हम आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ की बात करें, किस मंथ के लिए? अप्रैल के लिए, तो मेंस कैटेगरी में विनर थे फखर जमान जो कि एक पाकिस्तान के प्लेयर है। वहीं अगर हम वुमेन्स कैटेगरी में बात करेंगे तो इसकी विनर थी नार्वे मोल चैवाई। ठीक है, और ये थाईलैंड को बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटी खादर वॉज यूनानिमसली इलेक्टेड स्पीकर ऑफ विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली? यूटी खादर कौन से स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड स्पीकर बन चुके हैं? तो ये एक यूनानिमसली इलेक्टेड स्पीकर हैं कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के और इसी के साथ ये पहले मुस्लिम हो चुके हैं जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया है कर्नाटका स्टेट में। तो पहले ये फॉर्मर मिनिस्टर थे स्टेट के और 5 टाइप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी ये रह चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि फिलहाल स्पीकर कौन है कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो ये हैं मिस्टर यूटी खादर। इसके अलावा कर्नाटका के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हाल ही में नियुक्त हुए हैं ये सिद्धराम अय्या। और यहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की अगर बात करेंगे तो ये हैं DK शिव कुमार।
फाइन। अरुणाचल प्रदेश हैज कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूशन टू सेट अप इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल। तो अरुणाचल प्रदेश ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट किया है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल को सेटअप करने के लिए? तो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो सेटअप करेंगे इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल को किसकी हेल्प से? नीति आयोग की हेल्प से। और चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के कौन है? मिस्टर पेमा खांडू। और इन्होंने अनाउंस किया कि इस इंस्टीट्यूट को डेवलप किया जाएगा ताकि इसकी हेल्प से एक इकोसिस्टम बिल्ड किया जा सके फॉर नॉलेज प्लेटफॉर्म फर्दर लर्निंग के लिए। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि इस पर्पस के लिए अरुणाचल प्रदेश ने कोलैबोरेट किया है नीति आयोग के साथ। और कल हमने यहाँ से एक नेशनल पार्क भी पढ़ा था जो न्यूज़ में था, और उसका नाम था नामदफा नेशनल पार्क। याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके अलावा दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। What is Mihir located in the National Center for Medium Range Weather Forecasting? मिहिर क्या चीज़ है जो कि लोकेटेड है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग में? तो मिहिर एक 2.8 पेटाफ्लॉप का सुपर कंप्यूटर है और यूनियन अर्थ साइंसेज मिनिस्टर किरण रिजिजू ने विजिट किया इस सेंटर को हाल ही में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे जो है वो यहाँ पे प्रत्यूष अवेलेबल है। प्रत्यूष 4.0 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा मिहिर एक तरह का सुपर कंप्यूटर है जो कि लाई करता है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग में। फाइन। इसके अलावा कल हमने बात की थी कि इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका है हरियाणा में एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है, और इंडिया का जनगणना भवन हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है नई दिल्ली में। और याद रखिएगा ये ऑफिस रहेगा रजिस्ट्रार जनरल का और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया का। फाइन, तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन कैसा लगा आपको? आप रिव्यू ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। और इस तरह से जो हम कनेक्ट करके चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, पुराने करंट अफेयर्स को कवर करते हुए चल रहे हैं, ये भी बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। और इसके अलावा रिवीजन सेशन जो रहेगा वो हम मंडे से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट कर देंगे। चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.